धरती धोरारी मीठे गीतारी रणवीरारी सूरवीरारी अठे खून सस्तो है पण पानी महंगो शीश कटिया धड़ लड़ रहा आशान है राजस्थान री सगली दुनिया बोल रही या धरती है बलिदान री अमर सिंह राणा प्रताप वीर दुर्गदास सरीखे वीरारी। अपने से जोड़ने वाले सभी देवियों सज्जनों का मैं ब्रजेंद्र सिंह वत्स हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछली बार आपसे 18 अप्रैल 2020 को मिला था। उस अंक में मैंने आपसे भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक धवल पृष्ठ चटगांव सशस्त्र संघर्ष के बारे में यादें साझा की थी। आज फिर मैं आपसे मां भारती के एक वीर सपूत, एक महान योद्धा, एक यशस्वी भारतीय, भारत के सम्मान की रक्षा करने वाले क्षत्रिय कुलभूषण, भारत के गौरव महाराणा प्रताप जी के विषय में बातचीत करने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज 9 मई महाराणा प्रताप जी की 481वीं जयंती पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। महाराणा प्रताप के चरित्र, उनके कार्य, उनकी कुशलता, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान, उस सब के विषय में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के बप्पा रावल राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। ये एक बहुत ही यशस्वी राजवंश हुआ है भारत का, जिसने भारत का मान सर्वदा ऊंचा रखा है। इसी राजवंश में महाराणा संग्राम सिंह हुए। महाराणा सांगा ने उस समय जब आक्रांता बाबर ने पूरे भारत को पतलित करने का एक अभियान चलाया हुआ था, महाराणा सांगा ने बाबर के दांत खट्टे कर दिए थे। बाबर मेवाड़ की ओर नहीं आ पाया था। ये घटना 1530 के समय की है। महाराणा सांगा की मृत्यु 1530 में हुई और उसके बाद राणा उदय सिंह मेवाड़ के राज पर राणा बने। लेकिन इस बप्पा रावल परिवार का महाराणा उदय सिंह एक कमजोर कड़ी के रूप में साबित हुए। 1572 में राणा उदय सिंह के निधन के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली और उस समय हतोत्साहित, निराश मेवाड़ को की सत्ता को उन्होंने अपने हाथ पे लिया और उनके आते ही जैसे मेवाड़ में एक ऊर्जा का संचार हुआ, उनके आते ही मेवाड़ दैदीप्यमान होने की तरफ चला और उनके आते ही मेवाड़ बप्पा रावल की जो यशस्वी विरासत थी उसको आगे लेकर चला। 15 अकबर इस स्थिति पर बहुत नजदीक से निगाह रखे हुए था। कुछ राजपुताना राजवंश अपने स्वार्थ की खातिर अकबर के साथ सहमति कर चुके थे। अकबर के साथ उसके राज दरबार में टोडरमल हुआ करते थे, उसके राज दरबार में बीरबल भी हुआ करता था। भारत की बहुत सारी स्थितियों को अकबर ने अपने आधिपत्य में कर रखा था। एक मेवाड़ ऐसा राज्य था जो अकबर की गुलामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था और ये बात अकबर बहुत नजदीक से देख रहा था। अकबर को जब ये पता चलना शुरू हुआ कि मेवाड़ में एक बार फिर से करवट लेनी शुरू की है राणा प्रताप के आगोश में, राणा प्रताप के नेतृत्व में, वहां घर घर वीर पैदा हो रहे हैं, वहां पर घर घर हथियारों की फैक्ट्रीज बन रही हैं। अकबर इसको बहुत नजदीक से देख रहा था और इसको देखने के लिए अकबर ने
दिल्ली के अलावा आगरा में भी अपना एक कार्यालय बनाया, एक राजधानी बनाई, जिससे नजदीक से वो राजपूताना को देख सके। ये स्थिति बन रही थी। अकबर को लगा कि मेवाड़ एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और मेवाड़ उसके राजवंश को चुनौती दे सकता है, उसकी सल्तनत को चुनौती दे सकता है, उसके आधिपत्य को चुनौती दे सकता है। इसलिए उसने मेवाड़ को इसी स्थिति में कुचलने का प्रयास किया। ये स्थिति बनी 1576 में। आप जरा ध्यान से देखें समय का काल। 1572 में राणा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली और 1576 में अकबर ने राणा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। जो अकबर की फौज थी उसमें 80,000 सिपाही थे। इसके अलावा उसके पास हाथियों का संग्रह था, ऊंटों का संग्रह था, उसके पास तोपखाना भी था। एक बहुत बड़ी सत्ता के साथ, पूरे साम्राज्यवादी सत्ता के साथ अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह और जहांगीर के नेतृत्व में ये आक्रमण वहां पर छेड़ दिया। अरावली पर्वत के नीचे ये युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा ने जैसे पूरी अरावली पर्वतमाला को मोर्चों में तब्दील कर दिया था, मोर्चों में परिवर्तित कर दिया था। ये जब वहां पहुंचे, इनका शुरुआती दस्ता वहां पर पहुंचा, तो जो पर्वतमाला और जो दुर्ग के ऊपर अपने ठिकानों पर भील योद्धा थे, राजपूत योद्धा थे, चूड़ावत योद्धा थे और जितने भी योद्धा थे, उन्होंने अपने तीरों की बौछार से अकबर की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। लेकिन दुर्भाग्य क्या करें, महाराणा प्रताप का एक भाई शक्ति सिंह इनसे जुदा होकर अकबर के दरबार में चला गया था। वो भी वहां पर मौजूद था उस युद्ध क्षेत्र में। एक ऐसी सुरंग, एक ऐसा गुप्त रास्ता जो केवल राणा परिवार को ही मालूम था, वो शक्ति सिंह को मालूम था और शक्ति सिंह ने वो रास्ता मान सिंह को बता दिया। अंततः उस रास्ते के जरिए इन्होंने तीसरे मोर्चे में अपना हिस्सा बनाया और ये हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए। ये मेवाड़ के अंदर पहुंच चुके थे। राणा को जिस बात का पता चला तो राणा ने मेवाड़ में ही, उसमें हल्दी घाटी में ही इनसे संघर्ष करने का अपना इरादा बना लिया और ये संघर्ष 21 जून 1576 को प्रारंभ हुआ। सुबह की पौ फटते ही संघर्ष का उदय हुआ और जो भील, राजपूत, जो मेवाड़ की योद्धा थे, राणा प्रताप के जो योद्धा थे, वो 22,000 योद्धा थे, सिर्फ मात्र 22,000 योद्धा। और इसके अलावा जो अकबर का टिड्डी दल था वो बढ़ता चला आ रहा था, बहुत बड़ा टिड्डी दल था। इतिहासकार ये कहते हैं कि उस दिन दोपहर तक राजपूतों ने अकबर के 15,000 से अधिक सेनाओं का ध्वंस किया, उनको मार दिया, इनके पैर उखड़ गए। युद्ध अनवरत चल रहा था। चूड़ावत सरदार, अहलावत सरदार, भील, वो इनके ऊपर टूट रहे थे और उधर महाराणा प्रताप वो काल बन के इनके ऊपर समा रहे थे। जरा महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में देखिए। उनका कद 7 फीट से ऊपर था, उनका वजन 110 किलो था, उनके भाले का वजन 80 किलो था, उनके कवच का वजन 80 किलो था और इसके अलावा उनकी 2 तलवारें और ढाल, उन सबका वजन अगर मिला लें तो कोई 300 किलो के आसपास उनका वजन था। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि 300 किलो के वजन को जो अश्व अपने ऊपर धारण किए हुए था, वो अश्व चेतक कितना बलशाली था। सायंकाल युद्ध का समय हुआ, सायंकाल आ गया। महाराणा प्रताप ने देखा कि उनकी सेना ने
विपक्षी का बहुत विध्वंस किया है। लेकिन तभी उनकी निगाह पड़ी, मानसिक के ऊपर निगाह पड़ी, जो सेना का संचालन कर रहा था एक हाथी पर, उसी पर ही सलीम भी मौजूद था। महाराणा प्रताप ने अपने चेतक को एड़ दी और जैसे चेतक के कान में ये बात बैठे बैठे कह दी हो कि भाई मुझे आप मानसिक के सामने ले जाइए, चेतक ने मानसिक की तरफ बढ़ना शुरू किया, उसके हाथी की तरफ बढ़ना शुरू किया। और जब उसके सिपाहियों ने यह देखा कि महाराणा प्रताप हाथी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। और इधर से जो क्षत्रिय सिपाही थे वो भी उस युद्ध में शरीक हो गए और किसी तरह से इसको काटते चीरते हुए महाराणा प्रताप उस हाथी के सामने पहुंच गए। चेतक के बारे में कहा जाता था कि उसकी ऊंचाई उसका डीलडॉल किसी हाथी से कम नहीं है। और जैसे ही महाराणा प्रताप ने एड़ दी, चेतक ने अपने अगले पांव हाथी के ऊपर रख दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का वार किया, वो हाथी को चीरता हुआ गया, लेकिन जब उसका वार हुआ, भाले का वार हुआ, तो वहां पर वो जो सामने के दो लोग थे, मानसिक था वो छिप गया, नूरुद्दीन सलीम था वो छिप गया। ये दुर्भाग्य था भारत के इतिहास का। अगर उस भाले का वार इनके ऊपर हो जाता, वो ठीक जगह पहुंचता, ये योद्धा जो बहादुरी का दम भरते थे, ये अगर मुकाबला कर रहे होते तो निश्चित रूप से इतिहास दूसरा होता। निश्चित रूप से भारत विजयी था। उस दिन भारत की पताका फहर रही थी, इतिहास बदल जाता। लेकिन दुर्भाग्य कुछ और ही था। महाराणा प्रताप को घेर लिया गया। एक इनका माना सरदार, उसका नाम भी मानसिंह था, उसने जब इस स्थिति को देखा तो उसने आकर महाराणा प्रताप का जो मुकुट था, वह छत्र था, मुकुट था, वो अपने सिर पर रख लिया और वो शत्रु को दूसरी ओर ले गया। महाराणा प्रताप को निकलने का अवसर मिला। चेतक और महाराणा प्रताप दोनों जख्मी स्थिति में थे और चेतक ने वहां पर अपने स्वामी को बचाने का पूरा प्रयास किया। चेतक स्वामी को आगे लेता हुआ चला गया। इस युद्ध में और जो राजपूतों ने, महाराणा की सेना ने संग्राम किया, एक लेखक जेम्स टॉड, उसने कहा कि जो वीरता मैंने महाराणा प्रताप के सैनिकों के अंदर देखी है, जो राजपूत सेनाओं ने वीरता दिखाई है, ऐसी निर्भीक और ऐसी विजयी सेना, ऐसे विजयी रणबांकुरे विजय विश्व के इतिहास में पटल में कहीं नहीं मिले हैं। परिस्थितियां बदल चुकी थी। महाराणा प्रताप को चेतक अनवरत लिए हुए जा रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप का जो जलवा था, उनका जो प्रदर्शन था, वो अकबर की सेना के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। ये लोग सब भयभीत थे और शक्ति सिंह की वहां आंखें खुल गई। शक्ति सिंह को अपना दोष महसूस होने लगा और जिस समय महाराणा प्रताप को लेकर चेतक आगे बढ़ा तो दो पठानों ने महाराणा प्रताप को देख लिया। उन्होंने चेतक का पीछा करना शुरू किया और तभी शक्ति सिंह ने भी उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मित्रों, एक नदी बीच में आई और वो पानी से भरी हुई थी। चेतक ने एक कुलांच मारी और एक छलांग मार के उसने अपने स्वामी को पल्ली पार उस पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी चेतक जब एक बार उसने दम भरा तो दोबारा फिर उठ नहीं पाया। चेतक दुनिया से विदा हो चुका था। महाराणा जख्मी स्थिति में वहां थे। इधर वो पठान इस ओर आके उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे। शक्ति सिंह पीछे से आए तो शक्ति सिंह ने उन दोनों पठानों से युद्ध करते हुए उनका सिर कलम कर दिया। और फिर शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं। महाराणा प्रताप को लगा कि शक्ति सिंह शायद उन्हें अपने किसी पारितोषिक के लिए अपने स्वामी के सामने ले जाना चाहते हैं। तो महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह से कहा कि भाई, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, भगवान के अलावा मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि अपने पारितोषिक के लिए तुम मुझे अपने स्वामी के साथ मत ले जाना।
शक्ति सिंह भावुक हो गया। शक्ति सिंह ने अपनी गलती मानी। उसे लगा कि आपका आधिपत्य महान है, आपकी शूरवीरता महान है, आपने जो कुछ किया है वो भारत राष्ट्र के लिए किया है, आपका प्रदर्शन महान है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद फिर राणा प्रताप अरावली के पर्वतों में चले जाते हैं। वहां पर एक बार फिर से प्रयास किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ समाप्त हो चुका होता है। जो खजाना है वो खाली हो चुका होता है। और मित्रों, उस समय उस खजाने को भरने के लिए मेवाड़ में एक ऐसा व्यक्ति आया जो मेवाड़ का धन कुबेर था, मेवाड़ का भामाशाह था। उसका नाम भामाशाह था, वणिक था वो। और उसने आकर कहा कि मेवाड़ के राजा, आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी खजाना खर्च करो, आपके पूर्वजों ने जो मेरे परिवार को धन दिया था वो धन मेरे पास मौजूद है, मैं वो धन समर्पित करता हूं। यहां पर मेवाड़ के राजा का अंतर्द्वंद सामने आता है। महाराणा प्रताप ये बोलते हैं कि भाई जो चीज हमारे पूर्वज आपको दान में दे चुके, मैं कैसे वापस ले सकता हूं, मैं उसको वापस नहीं ले सकता। लेकिन भामाशाह ने तर्क दिया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, राष्ट्र के से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं अपनी इच्छा से राष्ट्र के लिए वो धन समर्पित करता हूं। और मित्रों, एक इतिहासकार ने लिखा कि वो जो धन था वो धन 24,000 सिपाहियों की रोजी रोटी, उनकी सैनिक सामग्री और उनकी सारी सुविधाओं के लिए 22 दिन तक के लिए पर्याप्त था। वो धन हुआ और उसके बाद एक नई चेतना पैदा हुई। राणा प्रताप ने नए शिविर बनाने शुरू किए। इतने में ही पता चला कि दूर से कुछ राणा प्रताप की जय करते हुए अश्वारोही चले आ रहे थे। राणा प्रताप को लगा कि भाई ये क्या चीज है। उन्होंने अपने सैनिक शिविरों को सचेत कर दिया किसी भी उससे, क्योंकि वो जानते थे कि अकबर बहुत ही धूर्त है, कपटी है, कि पता नहीं कोई कूटनीतिक चाल इसके पीछे तो नहीं है। लेकिन तभी देखा उन्होंने कि शक्ति सिंह वहां पर उपस्थित हुए। तो शक्ति सिंह ने कहा कि ये सब कुछ जो सेना है, जो ये धन है जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, ये धन मैं आपको। राणा ने पूछा, भाई ये कैसे तुम्हें मिला? क्योंकि मैं उस युद्ध के बाद फिर चला गया मेवाड़ की तरफ, और जहां जहां मैं गया वहां मैंने कहा कि मैं महाराणा प्रताप का अनुज शक्ति सिंह हूं, उनकी सहायता के लिए मुझे आवश्यकता है। तो जिसके साथ में जो कुछ था उसने मुझे समर्पित कर दिया। धन बल समर्पित हुआ, छात्र बल समर्पित हुआ, और फिर हमने एक सेना सी बनाई और अकबर के जो लोग पड़े हुए थे, मुगल दुर्गों में पड़े हुए थे, उनको हमने पराजित करके ये सब चीज इकट्ठा किया। एक बार फिर से एक वो बन गया, माहौल बना, उत्साह बना, और उत्साह बनने के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई। ये युद्ध निरंतर चलते रहे, ये युद्ध बराबर चलते रहे। 1597 में जिस समय महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधारते हैं, तब तक ये युद्ध अनवरत चल रहे हैं। और महाराणा प्रताप का स्वाधीनता प्रेम, राष्ट्र प्रेम, यशस्वी गौरव, भारत राष्ट्र की परंपराओं का उत्थान, और जो कुछ आज भारत है उसको अगर सामने रखें तो एक निष्पक्ष इतिहासकार विंस्टन स्मिथ की, जो उन्होंने अबुल फजल के हवाले से लिया है, जो अकबर का दरबारी था अबुल फजल, उसने कहा, अबुल फजल ने अपने अकबरनामे में इतिवृत्त लिखते हुए उसने कहा, और विंस्टन स्मिथ ने अपने जो उन्होंने पुस्तक लिखी द ग्रेट मुगल, अकबर द ग्रेट मुगल, उसमें उन्होंने उसका हवाला दिया। विंस्टन स्मिथ कहते हैं कि अबुल फजल ने लिखा कि महाराणा की स्वच्छंदता, उसकी हटवादिता, उसका अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसकी देशभक्ति, उसका सबसे बड़ा अपराध था। बादशाह उसको, मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अपनी साम्राज्यवादी ताकतों में मेवाड़ को रखना चाहता था, लेकिन
महाराणा प्रताप किसी सूरत में भी तैयार नहीं था इसके लिए। वो संघर्ष के लिए आमादा था। बादशाह उसका सिर कलम करना चाहता था, मेवाड़ को रौंदना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप अपने शरीर के बल पे, अपने जीवन की आहुति देने के बाद भी अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध था। और जब युद्ध हुआ और परिस्थितियां बनी तो बादशाह की पराजय हुई, महाराणा प्रताप की विजय हुई। ये बात साक्षी दे रही है। ये साक्षी अबुल फजल की साक्षी है। महाराणा प्रताप के यश, महाराणा प्रताप के गौरव, भारत देश के प्रति उनका समर्पण, भारत देश के प्रति उनका संग्राम, भारत देश के प्रति उनका जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, इससे बड़ी साक्षी कोई नहीं मिल सकती। ये साक्षी एक शत्रु पक्ष की ओर से आई है। महाराणा प्रताप का यश भारत के इतिहास में अमर है, अटल है। महाराणा प्रताप ने वो स्थिति बनाई है कि जिसके ऊपर भारत ने और संग्राम किया है, जिससे भविष्य में शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे महापुरुषों ने जिससे प्रेरणा ली है और संघर्ष किया है। यह अनवरत संघर्ष होता रहा है। आज 9 मई सन 2020 को महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। उन्हें कोटिशा नमन है और कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धांजलि है। आज की पीढ़ी यदि उनके गौरव को ध्यान में रखे, उनसे प्रेरित हो, तो भारत की बहुत सारी समस्याओं का आज भी निदान ढूंढा जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं आज भी समाप्त हो सकती हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।